तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो भारत के इतिहास की सबसे लंबी, सबसे नाटकीय लड़ाइयों में से एक है। 200 साल, जी हाँ, लगभग 2 सदियों तक चलने वाला एक ऐसा डायनेस्टिक वॉर जिसने शुरुआती मध्यकालीन भारत के नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया। इसमें एक या दो नहीं बल्कि 3 सबसे शक्तिशाली साम्राज्य आमने सामने थे। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी जिद थी जिसकी कीमत आगे चलकर पूरे उपमहाद्वीप को चुकानी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 3 विशाल साम्राज्य 2 सदियों तक सिर्फ एक शहर पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ते रहे। मतलब जरा सोचिए, 200 साल तक एक ही जमीन के टुकड़े के लिए आपस में कट मरना थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन इस लड़ाई के स्टेक्स इतने बड़े थे कि हर राजा अपनी पूरी सेना, अपना पूरा खजाना इसमें झोंक देने को तैयार बैठा था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, उस दौर का सबसे बड़ा सपना था। ओके, तो इस पूरी चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले उत्तर भारत का वो इनाम, फिर उन 3 साम्राज्यों से मिलेंगे, उसके बाद इस एंडलेस रस्साकसी को समझेंगे, फिर प्रतिहारों की आखिरी जीत और अंत में इस टकराव की असली कीमत। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, द प्राइज ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी वो इनाम जो उत्तर भारत में शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। असल में 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत ने एक लंबा त्रिपक्षीय संघर्ष देखा, जिसे हम आमतौर पर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। इसमें 3 मेन पावर्स थीं, गुर्जरा प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास। और इन सब का एक ही सिंगल लक्ष्य था, कन्नौज पर अपना एक छत्र राज कायम करना। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत के 3 अलग-अलग कोनों से आती सेनाओं को एक ही बिंदु पर टकराने पर मजबूर कर दिया। तो कन्नौज आखिर इतना जरूरी क्यों था? देखिए, 647 सीई में सम्राट हर्षा की मृत्यु हुई। उनके बाद उत्तर भारत में शक्ति का एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन गया। हर्षा के टाइम पर कन्नौज एक बहुत ही शानदार राजधानी थी। ये शहर गंगा यमुना दोआब के बेहद उपजाऊ क्षेत्र में था, जिसका सीधा सा मतलब था बेहतरीन खेती और मेन व्यापारिक रास्तों पर पूरा कंट्रोल। जो भी कन्नौज पर राज करता उसे पूरे नॉर्थ इंडिया का शासक मान लिया जाता था। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये सॉवरेनिटी और लेजिटिमेसी का एक जिंदा सबूत था। एक ऐसा ताज था जिसे हर कोई पहनना चाहता था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मीट द 3 एम्पायर्स। आखिर इन आमने सामने की टक्करों में कौन कौन शामिल थे? अगर हम इन 3 कंटेंडर्स को देखें तो सबसे पहले थे गुर्जरा प्रतिहारास। ये पश्चिम और उत्तर भारत की तरफ से आए थे, उज्जैन से शुरुआत करके। इनके पास नागाभट्टा प्रथम और मिहिरा भोजा जैसे बहुत ही दिग्गज शासक थे। दूसरी तरफ थे पलाज। इनका दबदबा बंगाल और बिहार के समृद्ध इलाकों पर था। गोपाला ने इसे शुरू किया और फिर धर्मपाला और देवापाला जैसे शक्तिशाली राजा इसमें आए। और तीसरे थे बेहद खतरनाक राष्ट्रकूटास। ये दक्कन के पठारों से, मान्यखेता से उठे थे। ध्रुवा और गोविंदा तृतीया की लीडरशिप में इनकी सैन्य ताकत गजब की थी। तो एक तरह से ये 3 भौगोलिक दिशाओं का एक विशाल टकराव बन चुका था। तीसरा हिस्सा, द एंडलेस टग ऑफ वॉर। चलिए इस लगातार चलने वाली रस्साकशी को जरा करीब से समझते हैं। ये लड़ाई ना बिल्कुल एक खिंचते हुए रबर बैंड की तरह थी। इसकी पेसिंग समझिए। सबसे पहले क्या हुआ? प्रतिहारा शासक वत्स राजा ने पाला शासक धर्मपाला को हरा दिया। ऐसा लगा बस प्रतिहारा की जीत हो गई। लेकिन तभी एंट्री होती है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव की। उन्होंने दक्कन से उत्तर की ओर हमला किया और दोनों को हरा दिया। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ध्रुवा अपना दबदबा बनाकर वापस दक्कन लौट गए और जैसे ही वो पीछे हटे, पालाज ने तुरंत मौका देखा और कन्नौज पर दोबारा कंट्रोल करके वहां अपना एक पपेट रूलर, जिसका नाम चक्रयुद्ध था, उसे बिठा दिया। मतलब एक आकर दोनों को हराता और फिर वापस चला जाता। ये अजीब सिलसिला ऐसे ही सालों साल चलता रहा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि जब राष्ट्रकूटा सबसे ताकतवर थे तो उन्होंने परमानेंटली कब्जा क्यों नहीं किया? दरअसल उनकी सबसे बड़ी परेशानी उनकी भौगोलिक स्थिति थी। मिलिट्री ताकत में उनका कोई जोड़ नहीं था, लिटरली अनमैच्ड। उन्होंने दोनों राइवल्स को कई बार धूल चटाई और अपनी मिलिट्री प्रेस्टीज के एकदम टॉप पर रहे। पर एक भयंकर प्रशासनिक संकट था। दक्कन से कन्नौज की दूरी इतनी ज्यादा थी ना कि वहां रुककर स्थायी शासन चलाना प्रैक्टिकली असंभव था। ऊपर से उनके अपने दक्षिण में अलग झमाले और विद्रोह चल रहे थे। तो भूगोल ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।
सबसे ताकतवर होकर भी वो उस इनाम को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द फाइनल प्रतिहारा विक्ट्री, जहां आखिरकार किसी एक के सर पर ताज सजने ही वाला था। इस लैंडलेस लड़ाई का आखिर अंजाम क्या हुआ? देखिए, लगातार युद्ध के बाद पालास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और राष्ट्रकूटास पूरी तरह से दक्षिण के मामलों में फंस गए। इस चीज का एकदम पूरा फायदा उठाया प्रतिहाराज ने। 9वीं शताब्दी आते आते अपने सबसे प्रतापी शासक मिहिरा भोजा के नेतृत्व में प्रतिहाराज नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरे। उन्होंने न सिर्फ कन्नौज को जीता बल्कि उसे ऑफिशियली अपनी राजधानी बनाया। इनके दौर में कन्नौज ने अपनी खोई हुई शान वापस पा ली और सबसे कमाल की बात, इन्होंने सदियों तक अरब आक्रमणों से उत्तर भारत को बचाकर रखा। ऐसा लगा जैसे 200 साल का हंगामा आखिरकार शांत हो गया था। पर यहाँ हमारी आखिरी और सबसे जरूरी बात आती है, सेक्शन 5, द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस विशाल टकराव की असली कीमत। आप जानते हैं, जीत की कहानी अक्सर दूर से जितनी शानदार लगती है, करीब आकर उतनी ही दर्दनाक भी हो सकती है। इस किस्से की सबसे बड़ी आयरनी देखिए, इन तीनों एम्पायर्स ने उत्तर भारत को एकजुट करने और उस पर राज करने के लिए लड़ाई लड़ी, पर नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल उलट। इस लगातार चलने वाले वॉरफेयर ने इन तीनों को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। छोटे छोटे जमींदार और लोकल शासक इतने ताकतवर हो गए कि एक पूरी नई सामंतवादी व्यवस्था यानी फ्यूडलिज्म उभर आई। जो खेती, व्यापार और शहरी रौनक थी, उसे भारी नुकसान पहुंचा। जिसे पाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, दरअसल वही पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अगर हम इन सारी घटनाओं को एक टाइमलाइन में रखें तो पूरी दुखद कथा सामने आ जाती है। 647 सीई में सम्राट हर्षा की मौत से जो पावर वैक्यूम बना था, उसने इस लड़ाई को जन्म दिया। 8th सेंचुरी के आखिर तक ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हो चुका था, जिसमें राष्ट्रकूटास बार बार दखल दे रहे थे। 9th सेंचुरी में प्रतिहारास डोमिनेंस में जरूर आए, पर तब तक अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरना शुरू हो चुका था। और इसका सबसे बड़ा असर कब दिखा? 1018 सीई में, जब यह बिखरा हुआ कमजोर उत्तर भारत विदेशी आक्रमणों का आसान शिकार बन गया और महमूद अफ गजनी ने आकर कन्नौज को बुरी तरह लूटकर तबाह कर दिया। जिस शान के लिए 200 साल तक इतना खून बहा था, उसका एक बेहद दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक और पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। भले ही ये साम्राज्य युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मिटा रहे थे, पर इन्होंने कल्चर और आर्किटेक्चर को किसी न किसी तरह आगे बढ़ाया। एक तरफ पालास ने नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को पैट्रोनेज दी और पढ़ाई को बढ़ावा दिया। दूसरी तरफ राष्ट्रकूटास ने वो अद्भुत कैलासा टेम्पल बनवाया जो एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। प्रतिहारास ने भी मंदिर निर्माण में अपना बहुत योगदान दिया। मतलब इतनी बेहिसाब अशांति थी, लगातार युद्ध चल रहा था, फिर भी कला और संस्कृति फलते फूलते रहे। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज और खूबसूरत सच है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम वहीं आकर खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था। जो कुछ भी हमने देखा उसे देखकर सच में लगता है कि आखिर असली जीत किसी की भी नहीं हुई। क्या परम सत्ता की चाहत, वो जो अल्टीमेट पावर की लालच थी, उसी ने आखिरकार इन सभी साम्राज्यों की बर्बादी सुनिश्चित कर दी थी। जब एम्बिशन इतना बड़ा हो जाए कि वो उस चीज को ही बर्बाद कर दे जिसे आप पाना चाहते हैं, तो क्या ऐसी जीत का सच में कोई मतलब रह जाता है? मैं चाहूंगी कि आप लोग इस बारे में जरूर सोचें। ये सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं बल्कि हमारी इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा सबक है। तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत